Hello, my dear friends. I am P.S. Aswat, your NEET biology mentor. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पेनिस को कवर अप किया था और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल रेगुलेशन को देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का हमारा लेक्चर 7 होगा। लेक्चर 7 हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया और प्रीवियस ईयर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से PYQ बनते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, है ब्रेन का पार्ट बट इट एक्ट्स एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। वो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि GnRH सिक्रीट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वह GnRH क्या करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। यहाँ देखते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस पार्ट है ब्रेन का बट इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इस बात को ध्यान में रखना। ये क्या सिक्रीट करेगा, GnRH को सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, GnRH। GnRH का यहाँ फुल फॉर्म लिख लीजिए साइड में। GnRH को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। यह GnRH जो होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। ये फिर कहाँ एक्ट करेगा, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे क्लास 11th के लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर में, वहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा गया है। और एडिनो हाइपोफाइसिस, अब ये एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करेगा, दो हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। एक LH होता है और एक FSH होता है। LH इज अ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज अ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन को सिक्रेट किया LH, जिसको हम ICSH भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, ICSH। यहाँ हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं LH का क्या होता है। LH को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। इसी को हम ICSH भी कहते हैं। ICSH मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फिर एक FSH को भी सिक्रेट करता है। FSH को क्या कहते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पहले भी बता चुके हैं। FSH फॉलिकुलर
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये LH जो है हमारा लीडिंग सेल पे काम करेगा। ये हमारा कहाँ काम करेगा? LH लीडिंग सेल पे काम करेगा। ये हमारा लीडिंग सेल पे काम करेगा। और ये FSH कहाँ से काम करेगा? सर्टोली सेल पे काम करेगा। ये हमारा FSH acts on the Sertoli cell whereas LH acts on the Leydig cell। याद रखने के लिए अच्छी बात है, सॉरी, यहाँ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन में भी L आ रहा है और Leydig सेल में भी L आ रहा है। तो LH acts on the Leydig cell, FSH acts on the Sertoli cell। FSH में S आ रहा है और Sertoli सेल में भी S आ रहा है। 3S ट्रिक याद कीजिए, जब हम लोगों ने बताया था, हम लोग ने बात किया था ट्रिक एक 3S, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, FSH और वो सर्टोली सेल। अब ये लीडिंग सेल का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। ये क्या करेगा? सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये सर्टोली सेल क्या करेगा? दो चीज का सिक्रीशन करता है। याद कीजिए, जब हम सर्टोली सेल के फंक्शन को पढ़ रहे थे, फर्स्ट फंक्शन पढ़े थे, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू दी मेल जर्म सेल। और जब बताए थे कि ये 3 हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, ABP, इनहिबिन और एंटीमुलेरियन हार्मोन AMH। तो ये क्या करेगा? ABP का भी सिक्रीशन करेगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है। समझ में आ गया? एंड्रोजन को। और क्या सिक्रीट करेगा? इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। अब ये लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है। और एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर ये लीडिंग सेल बहुत ज्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा है, लेकिन उतना हमको चाहिए नहीं, मोर देन एनफ है, हमको किसी भी चीज का एक्सेस लेवल हानिकारक करेगा, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। तो अगर लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट लगातार सिंथेसाइज कर रहा है, लगातार सिंथेसाइज कर रहा है, जो कि मोर देन एनफ है, तब ये क्या करेगा? निगेटिव फीडबैक देगा। ये क्या करेगा? अगर एक्सेस लेवल हो गया, अगर इसका एक्सेस लेवल हो गया तो क्या करेगा? अब ये निगेटिव फीडबैक देगा। किसको? हाइपोथैलेमस को और एंटेरियर पिट्यूटरी को। अगर ये निगेटिव फीडबैक दिया हाइपोथैलेमस को तो GnRH का सिक्रेशन कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। अब ये अगर निगेटिव फीडबैक दिया एंटेरियर पिट्यूटरी को तो LH का सप्रेशन हो जाएगा। तो क्या टेस्टोस्टेरोन का हाई अमाउंट बनेगा? नहीं। दैट इज व्हाई इफ देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड, देन दैट gives the negative feedback to the hypothalamus and as well as anterior pituitary। तो ये क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। ये क्या करेगा? इसको नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक एक हाइपोथैलेमस को भी और एक एंटेरियर पिट्यूटरी को भी। नेगेटिव फीडबैक देने से क्या होगा कि हाइपोथैलेमस GnRH का सिक्रेशन कम कर देगा। अगर ये नेगेटिव फीडबैक इंटीरियर पिट्यूटरी को दे रहा है तो LH और ICSH का कम हो जाएगा सिक्रेशन, सॉरी, जिसके वजह से इसका सप्रेशन होगा। तो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट कम कर देगा। बात समझ में आई? यही चीज है नेगेटिव फीडबैक। अब यहाँ सर्टोली सेल जो है दो चीज का सिक्रेशन कर रहा है, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन कर रहा है और एक इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है। ये इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन कब करता है? इन केस ऑफ एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस होना तो जरूरी है,
लेकिन एक्सेस नहीं। अपने को एक्सेस कुछ भी नहीं चाहिए, एक प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए। तो इनहिबिन हार्मोन का कब सिक्रेशन करेगा? एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्या करेगा? एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस में। तब ये इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा जब लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, जो कि उतना जरूरत भी नहीं, जितना है स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन एनफ। तो ये भी अब निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, ये भी अपने निगेटिव फीडबैक देगा। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक देगा। समझ में आ गया? यही पूरा हमारा हार्मोनल रेगुलेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं से नीट 2024 में भी क्वेश्चन बना है ना? समझ में आ रहा है? इसी ऑर्डर से बना है। अब यहीं कुछ ए ऑप्शन दे दिया था और यहाँ लीडिंग सेल लिख दिया था, फिर यहाँ बी ऑप्शन दे दिया था, फिर यहाँ सी ऑप्शन दे दिया था, यहाँ आपको सर्टोली सेल दे दिया था। समझ में आ गया? इसी ऑर्डर में क्वेश्चन बना था नीट पीवाईक्यू। जब हम लोग पीवाईक्यू शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे तो वहाँ इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पूरा हार्मोनल रेगुलेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो कि जहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं, उस पॉइंट्स को अपने को याद रखना है। समझ में आ रहा है? इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें पेनिस का भी हम लोग देखे थे डायग्राम। वहाँ बताए थे कि टर्मिनल जो पार्ट है वो उभरा हुआ है, दैट इज नॉन एज ग्लांस पेनिस, और दैट ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज स्किन फोल्ड, दैट इज द प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। देखते हैं अभी। इरेज कर दें। तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? जीएनआरएच। जीएनआरएच मींस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वह जीएनआरएच कहाँ काम करेगा? एडिनो हाइपोफाइसिस, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो एडिनो हाइपोफाइसिस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, एक एलएच और एक एफएसएच। एलएच को दूसरे नाम से इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जानते हैं, और एफएसएच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जानते हैं। एलएच क्या करता है? लेडिक सेल पे काम करता है, फिर वो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। अगर वही टेस्टोस्टेरोन एक्सिस लेवल में हो गया तो निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस एज वेल एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वहीं सर्टोली सेल दो चीज का सिक्रेशन करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का, एबीपी, और इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन इन केस ऑफ द एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। वहाँ अगर एक्सेस टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया, लीडिंग सेल जो सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन वो एक्सेस हो गया, तो निगेटिव फीडबैक देगा दोनों को। यहाँ अगर एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा, फिर वो नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई कम कर कम कर। अब हम लोग चलते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना है, तो इसको नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए। अभी हम लोगों ने बात किया था कि टर्मिनल पार्ट जो होता है पेनिस का, जो शाफ्ट होता है वो उभरा हुआ होता है, दैट इज नॉन एज ग्लांस पेनिस, बल्ज पार्ट। समझ में आ रहा है? उसको बल्जिंग
टर्मिनल bulged part of penis is known as क्या? ग्लांस पेनिस। इसको क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये ग्लांस पेनिस जो है कवर्ड होता है किससे? एक प्रीप्यूस लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है उससे। कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन नॉन एज प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं इसको, या फोर स्किन। हम खुद से ही नोट्स बनाते हैं और एक आपके सामने में व्हाइट बोर्ड पे मेंशन करते हैं। ध्यान रखना है, जो नोट्स यहाँ लिखे हैं उसको मस्ट राइट डाउन कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। टू द पॉइंट और टू द फैक्ट चलते हैं। एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा ज़रूर, क्योंकि हो ना हो पूछ सकता है। नीट 2025 2 फेज में एग्ज़ाम लेने को है, इसीलिए अपने को उस ढंग से प्रिपेयर्ड रहने का है कि नहीं? अगर प्रिपेयर्ड पहले से नहीं रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लेवल अपने को ऊपर लेके चलना है। ये फोर स्किन होता है जो ग्लांस पेनिस को कवर्ड होता है। ये मूवेबल होता है, समझ में आ गया ना? ये मूवेबल होता है। क्या होता है? मूवेबल होता है। यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है प्रीप्यूस पे। स्पेशल टाइप ऑफ सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन प्रीप्यूस। उसको क्या कहते हैं? प्रीप्यूआइटल ग्लैंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रीप्यूआइटल ग्लैंड। यहाँ देख लीजिए, प्रीप्यूटल ग्लैंड, इसको प्रीप्यूआइटल ग्लैंड कहते हैं। ये व्हाइट जेली पेस्ट जैसा सब्सटेंस को सिक्रेट करता है। देखे होंगे जब फोर स्किन को हम पोस्टीरियर साइड फोल्ड करते हैं तो वहाँ व्हाइट व्हाइट सा जेली सा सब्सटेंस पेस्ट लाइक कुछ सिक्रेट होता है, दैट इज नोन एज स्मेग्मा। उस स्मेग्मा का सिक्रेशन यही प्रीप्यूआइटल ग्लैंड ही करता है, प्रीप्यूआइटल ग्लैंड करता है। एक मिनट, स्पेलिंग गलत है। ये प्रीप्यूआइटल ग्लैंड ये क्या करता है? सिक्रीट स्मेग्मा। ये सिक्रेट करता है स्मेग्मा का। व्हाइट पेस्ट लाइक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर सभी या सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि मेल के केस में एट द प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, वहाँ शायद BMP8B प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। कौन सा? BMP8B प्रोटीन। BMP8B प्रोटीन जो होता है ना, जिसको बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन कहते हैं। बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन कहते हैं। ये ह्यूमन में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से एट द प्यूबर्टी ये प्रेजेंट इन ह्यूमन यानी कि मेल में, और इसी की वजह से दैट इज वाई स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। लेकिन माइस के केस में बट इन माइस के केस में BMP8B प्रोटीन एब्सेंट रहता है, लैक
lacking of BMP8B प्रोटीन। और यही रीजन है कि माइस में प्यूबर्टी के स्टेज में स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट नहीं होता है। दिस इज द रीजन, लैकिंग ऑफ द BMP8B प्रोटीन that do not initiate, absence of BMP8B protein in the mice. Due to absence of this protein, mice do not and cannot initiate spermatogenesis at puberty. Do not initiate spermatogenesis at puberty। और हम लोगों ने पढ़ा था ये भी कि जब हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसमें बताए थे कि सर्टोली सेल रहता है, स्पर्मेटोगोनिया रहता है। स्पर्मेटोगोनिया क्यूबाइडल सेल्स होता है सिंपल, और वो सर्टोली सेल कॉलमनार सेल्स होता है। दोनों सर्टोली सेल एज वेल एज स्पर्मेटोगोनिया दोनों एक दूसरे से अटैच रहता है। अटैचमेंट का कारण क्या है कि सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं दोनों के सरफेस पे, उसका नाम है एनकैडरीन्स मॉलिक्यूल्स। एनकैडरीन्स मॉलिक्यूल्स ये एक प्रोटीन है जो कि स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल दोनों को बाइंड करके रखता है। दोनों को क्या करता है? बाइंड करके रखता है। समझ में आ रहा है? इसको राइट डाउन कर लीजिए। एक गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज मॉलिक्यूल रहता है स्पर्मेटोजेनिक सेल पे, मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया पे। वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर का बाइंड करवाता है सर्टोली सेल पे। ये एक पॉइंट है, वैसे तो जरूरी है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज कहाँ होता है? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करता है कि बाइंड करवाता है कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर का। ये बाइंड करवाता है कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर का, बाइंड्स कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर ऑन द कौन से सेल? सर्टोली सेल। समझ में आ रहा है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। प्री प्यूआइटल ग्लैंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फोर स्किन या प्रीप्यूस में स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको प्रीप्यूटियल ग्लैंड कहते हैं, जो स्मेग्मा का सिक्रेशन करता है। समझ में आ रहा है? और बल्ज, टर्मिनल बल्ज पार्ट, एंटेरियर जो पार्ट होता है हमारा पेनिस का, वो बल्ज होता है जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, वही कवर्ड होता है प्रीप्यूस या फोर स्किन से। राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं। अब कुछ ऐसे और पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द नीट। ये याद रहे भी ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उतना ये याद रहना चाहिए। अब हम स्पर्म के काउंट को देखते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है 20 to 120 मिलियन पर ml होता है। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है कितना होता है? 20 to 120 मिलियन पर
ml होता है। समझ में आ गया, ये एक चीज है। उसके बाद एक टर्म आता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है कि अमाउंट इससे थोड़ा कम है, नॉर्मल अमाउंट जितना रहना चाहिए स्पर्म का उससे कम है, इसीलिए टर्म यूज करते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया यानी लेस देन 120 मिलियन पर ml। एक और टर्म आता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब कि स्पर्म एब्सेंट है सीमेन में। एक टर्म आता है एजोस्पर्मिया, इसका मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एब्सेंस ऑफ स्पर्म। समझ में आ गया। उसके बाद एक टर्म आता है कि स्थिनोस्पर्मिया। स्थिनोस्पर्मिया कहने का ये मतलब है कि हमारे स्पर्म में मोटिलिटी पावर जो नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं है, उससे कम है, दैट इज नॉन एज स्थिनोस्पर्मिया। उसको क्या कहते हैं, स्थिनोस्पर्मिया, रिड्यूस्ड मोटिलिटी पावर ऑफ द स्पर्म, रिड्यूस्ड। ये PYQ है, पहले स्टेट PMT भी चलता था, एम्स भी चलता था, उस समय ये सब टर्म पूछा गया है, इसीलिए बता दिया जा रहा है। रिड्यूस्ड मोटिलिटी पावर ऑफ स्पर्म, उसको क्या कहते हैं, स्थिनोस्पर्मिया। और एक होता है टेरेटोस्पर्मिया, जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होना चाहिए, शेप और साइज स्पर्म का, वो एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल नहीं है, टेरेटोस्पर्मिया। इसमें क्या लिखोगे कि स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। एक टर्म आता है ऑर्कियोपैक्सी। ऑर्कियोपैक्सी ऐसा टर्म है कि जब हमारा टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाता तो सर्जिकल मेथड से हम स्क्रोटम में टेस्टिस को डिसेंड करवाते हैं, दैट इज नॉन एज ऑर्कियोपैक्सी। अनडिसेंडेंट टेस्टिस, जो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं गिरा, डिसेंड मतलब गिरना, इसलिए अनडिसेंडेंट मतलब जो नहीं गिरा, अनडिसेंड, अनडिसेंडेंट DESCEND, क्या है स्पेलिंग, अनडिसेंडेंट, अनडिसेंडेंट टेस्टिस आर ब्राउट, मतलब ला रहे हैं कहाँ, स्क्रोटम में, ब्राउट इनटू स्क्रोटम, किस मेथड से, बाय सर्जिकल मेथड। ये एम्स में पूछा गया था, ये सब ऐसा है कि एम्स में पूछा गया है टर्म, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अपने को ध्यान रखना है, एक गो थ्रू कर लेना है, जब भी पढ़े तो इस पॉइंट को थोड़ा सा रिकैप कर लें, रिवाइज कर लें। एक चीज है कि हमारे स्क्रोटम में इंटरनली जो होता है डार्टोज मसल्स रहता है, वो स्पर्म के मतलब कि स्क्रोटम में टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। कौन सा मसल्स है, डार्टोज मसल्स, पढ़े होंगे, क्रीमेस्टर मसल्स, डार्टोज मसल्स। डार्टोज मसल्स जो होता है इंटरनली
लाइंड स्क्रोटम, समझ में आ गया। हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये क्या करता है, हेल्प्स इन, ये स्क्रोटम में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन स्क्रोटम, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है, डार्टोज मसल्स। समझ में आ रहा है। तो कोल्ड सीजन में इसी की मदद से क्या होता है कि स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कोल्ड सीजन में, और वार्म सीजन में, गर्मी के मौसम में रिलैक्स्ड हो जाता है। तो इसी के मदद से क्या होता है, स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड किस सीजन में होगा, कोल्ड सीजन में, और रिलैक्स्ड किस सीजन में होगा, वार्म सीजन में। समझ में आ रहा है, ये इतनी बात है। एक टर्म आता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन जो है, जब इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म हो जाता है, वो वजाइना में जब हम इंसेमिनेशन करते हैं, जब क्वाइटस के दौरान हमारा स्पर्म इजैकुलेट होता, तो वहाँ स्पर्म में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेयर जो प्रेजेंट रहता है स्पर्म के एपेक्स पे, और कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है उसको नलिफाई कर देता है, ताकि स्पर्म फिर से मोटिलिटी पावर गेन कर ले और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जा सके। हमारे कहने का मतलब क्या, गंतव्य स्थान मतलब क्या, जहां उसका मिलन समारोह होगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे। समझ में आ गया। तो एक टर्म, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, तब उस टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैपेसिटेशन होता है चेंजेस इन द स्पर्म प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, चेंजेस इन स्पर्म प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले। उसका साइट कहाँ है, वाइजाइना, ये PYQ है, ऊपर लिख लिए होगी। एक टर्म आता है हमारा कैपेसिटेशन, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या है, स्पर्म में चेंजेज आता है। कैसा चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, चेंजेस इन स्पर्म प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। प्रायर मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब पहले, बिफोर, इसका मतलब होता है बिफोर। अंग्रेजी ठीक ठाक है ना भाई, इसका मतलब। और चेंजेस कैसा होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा। कैसा चेंजेस होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसका साइट क्या है कैपेसिटेशन का, कहाँ होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वजाइना में। इसका साइट कहाँ है, वजाइना। वजाइना का पीएच कम होता है, एसिडिक नेचर होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक नेचर होता है। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, समझ में आ रहा है, वही प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वजाइना का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। ठीक है, कौन सा, यहाँ कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। Due to presence of this bacteria, due to presence of this bacteria,
in vagina makes vaginal environment acidic. Vaginal environment acidic. समझ में आ गया? लैक्टोबैसिलस, ये ज्ञान की बात है, याद आया तो बता दिए, वैसे बताते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो यहाँ वेजाइना जो है वो कैपेसिटेशन का साइट है, यहीं कैपेसिटेशन होता है। जैसे देखिए ये हमारा स्पर्म है और यहाँ इसके एपेक्स पे ये कोलेस्ट्रॉल लेयर प्रेजेंट रहता है। इसी कोलेस्ट्रॉल लेयर को नलिफाई कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, दैट इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ कोलेस्ट्रॉल लेयर रिमूव्ड, इसको क्या कर दिए हम, रिमूव कर दिए, जिसके वजह से फिर से क्या हुआ कि स्पर्म अपना मोटिलिटी पावर फिर से वो गेन कर लिया, दैट इज द कैपेसिटेशन। तो PYQ है, एम्स में पूछा गया था पहली बार, उसके बाद नीट में भी पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझना कि ये ज्ञान की बात है, PYQ है, समझ में आ रहा? तो इसको रिमूव कर देता है, तो फिर क्या करता है, कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन भी रिमूव होता है, नलिफाई सम इनहिबिटरी प्रोटीन आल्सो। यहाँ लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना, नलिफाई सम इनहिबिटरी प्रोटीन, नलिफाई सम इनहिबिटरी प्रोटीन। अब कोलेस्ट्रॉल लेयर भी रिमूव, कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन भी रिमूव, तो स्पर्म तो फिर से अपना मस्त सा मोटिलिटी पावर गेन कर लेगा ना, अगेन गेन देयर मोटिलिटी पावर टू रीच एट, कहाँ, जहाँ उसको मिलना है, जहाँ उसका शादी होना है, जहाँ वो फर्टिलाइजेशन करेगा, कहाँ करेगा, ये भी PYQ है। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे पहुंचना है भाई, वहीं तो ओभा रुकी रहती है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम ही लोग कुछ सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो एक्चुअली स्पर्म को ही तय करना रहता है अपना दूरी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं एंड अप करते हैं। जो भी आज का लेक्चर हुआ है इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे PYQ बने हैं। हार्मोनल रेगुलेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वहाँ से नीट 2024 में बना है और पहले भी बन चुका है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बना है, पहले भी बना है। कैपेसिटेशन से भी बना है और जो कुछ पॉइंट लिखाए थे वहाँ से भी बना है। इसीलिए इस टोटल को राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। तो इस चीज़ को अपने को एकदम याद रखना है, सारा चीज़ समझ में आ रहा है। और हम लोग टू दी पॉइंट चल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है या आगे पूछने का संभावना है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। थोड़ा सा लेवल अपने का ऊपर है, तो खैर इतना होना भी चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ यार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ठीक है। अपने को भी सपोर्ट करो, ठीक। बाय, गुड नाइट।